नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस के पीवाईक्यूज कराता हूं। और ये पीवाईक्यूज आपके शिफ्ट वाइज रहते हैं, तो जिस डेट पर आपका एग्जाम हुआ है उस डेट की शिफ्ट वाइज शिफ्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज जो डेट चलने वाली है वो आपको सामने दिखाई दे रही होगी कि आज हम 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये शिफ्ट कब है? सेकंड शिफ्ट है, यानी इससे पहले वाले वीडियो में हम शिफ्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग रोजाना ये क्लासेस लेते हैं और शाम को 6 बजे आपकी शिफ्ट वाइज यहाँ पर पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। मुझसे पहले आपके 5 बजे जो क्लास रहती है जिसमें जीएस की क्लासेस रहती है, वहां पर भी आपको ग्रुप डी के जीएस के पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। शाम 5 बजे के बाद 6 बजे मेरी क्लास रहती है जिसमें मैं आपको साइंस कराता हूँ। आगे बात करते हैं कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है और इस बैच का नाम है साइंस स्पेशल बैच। और इस साइंस स्पेशल बैच की खासियत यह है कि केवल 99 रुपए में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिलने वाला है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए अगर केवल 99 रुपए पे करना है तो भाई जल्दी करो, क्योंकि ये बैच जो है वो कुछ टाइम तक 99 रुपए का रहने वाला है। आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पर हम इन्हें इस बैच को जो लॉन्च किया है तो इसको स्टार्ट भी कर दिया है। और इसकी जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली हैं। इसकी जो क्लासेस मिलने वाली हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? वो हमारी एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। तो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? तो एप्लीकेशन आपको मिलने वाली है प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक बैच दिखेगा, साइंस स्पेशल बैच 99 रुपए में, जिसको पढ़ाने वाला हूं मैं। जिसमें मैं आपको फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा, केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, बायो भी कंप्लीट कराऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें मैंने मोशन के चैप्टर को स्टार्ट किया है और मोशन का चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। आज जो क्लास हुई थी जिसमें मैंने न्यूटन्स के लॉ को समझाया है, तो आप यहाँ पर अच्छे कंटेंट के साथ में कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में इस क्लास में जुड़ सकते हैं। और जल्दी करें, क्योंकि ये बैच अभी हाल फिलहाल में आपको 99 रुपए का मिल रहा है। तो इसकी कीमत बढ़े उससे पहले हम बैच को खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बता दूं कि बाकी का अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग सोमवार से शुक्रवार को आपको एक बैच पढ़ाने वाले हैं। सोमवार से शुक्रवार में आपको शाम के 4 बजे साइंस स्पेशल बैच हमारी एप्लीकेशन यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आगे है आपका, अगर आपने डेमो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड की हैं। और डेमो क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर भी मिल रही हैं, लेकिन आप YouTube पर भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो YouTube पर आप क्लासेस को देखेंगे, देखने के बाद में आपको कंटेंट पसंद आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और आपको जैसे ही कंटेंट पसंद आएगा तो आप तुरंत ही डाउनलोड करोगे यादबिन स्मार्ट क्लासेस की ऐप को। तो जल्दी करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में आप हमारे साथ में साइंस को पढ़ने वाले हैं। और ये बैच की खासियत ये है कि ये मात्र 99 रुपए में बेस्ट कंटेंट के साथ में है। तो बहुत अच्छे कंटेंट को आप 100 रुपए में अगर पा सकते हैं विद क्लासेस। भाई पीडीएफ भी आपको 100 रुपए में प्रोवाइड नहीं करता है, हम 100 रुपए में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कॉम्बो ऑफर आपको आपको आगे नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी करें, डाउनलोड करें यादबिन स्मार्ट क्लासेस की ऐप। और बात करते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से साथी हमारे साथ में जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद में हमारे साथ में इसके पीवाईक्यूज को कंप्लीट करें। सबसे पहले आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है इसको पढ़ेंगे और फिर इसके आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? आपको पता है कि हम जब यहाँ पे अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहकर हम देखते हैं ऊपर दिन के टाइम में, तो हमें जो आकाश का कलर दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? वो हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि हमारे यहाँ पे पाया जाता है वायुमंडल। और इस वायुमंडल में आपको मिलते हैं छोटे छोटे कण। और ये छोटे छोटे जो कण हैं, जहां पर ये लाइट जब टकराती है इनसे तो इनकी क्या हो जाती है? स्कैटरिंग हो जाती है। और स्कैटरिंग में हमें जो कलर दिखाई देता है वो हमें नीला कलर दिखाई देता है। और स्कैटरिंग को बताने वाले कौन थे? तो वो थे आपके रमन, जिनका नाम है सीवी रमन। और सीवी रमन ने इसको बताया था रमन इफेक्ट के माध्यम से। और रमन इफेक्ट के माध्यम से बताया और इन्हीं को इसी माध्यम पर 2000 नहीं 1930 में क्या मिला? नोबल पुरस्कार दिया गया था।
अब आप कलर देखते होगे, कैसे कलर कि कभी आपको जो बादल हैं वो आपको लाल कलर के दिख जाते हैं, आसमान आपको लाल कलर का दिखाई देता है, कभी आपको नीला कलर का दिखाई देता है, कभी आपको काला कलर दिखाई देता है। तो ये जो हो रहा है ना वो स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। और अगर स्कैटरिंग हो रही है तो हमें कलर अलग अलग दिखाई देंगे। अब स्कैटरिंग हो किस वजह से रही है? वायुमंडल की वजह से। अगर वायुमंडल ही नहीं है तो छोटे छोटे कण भी नहीं होंगे, और छोटे कण नहीं होंगे तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी, तो हमें रंग कैसा दिखाई देगा? कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे कैसा कलर दिखाई देने वाला है? तो आपको केवल काला कलर दिखाई देने वाला है। तो आसमान वैसे होता तो ब्लैक कलर का ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे वायुमंडल की वजह से स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन की वजह से हमें आसमान के कलर अलग अलग कभी कभी दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में हमें नीला कलर ज्यादा स्कैटरिंग होती है, तो नीले कलर की वजह नीला कलर हमें ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल अनुपस्थित नहीं है तब रंग होगा काला। अब बात करते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो क्या मिलेगा? जल तो मिलना ही है, और क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना ये चाहिए किसका? सोडियम एसीटेट का। तो सोडियम एसीटेट आपको दिख रहा है, सॉरी सोडियम एसीटेट कह रहा हूं, एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? प्लस का Na और OH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप जब यहां पर रिएक्शन करेंगे तो हमें इसने बताया है कि जल तो मिलेगा ही, तो हमें यहां पे कह देंगे कि जल तो मिलने वाला है ही। अब आप खुद सोचो, 2 H निकल गए, एक O निकल चुका है। तो आप देखो, एक H ये, एक H ये, और एक O ये निकाल दिया। बचा क्या मेरे पास में? यहां से बचा CH3COO, और यहां बचा हमारे पास में Na। तो क्या बनेगा अब? तो ये बन जाएगा अब CH3COONA। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? तो इसी का नाम होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि क्या बनेगा, तो वो सोडियम एसीटेट बनने वाला है। और सोडियम एसीटेट आपको कहां दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग। तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर एसिटिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आप देखो एक तरफ हमारे पास में अम्ल है यानी जिसे हम एसिड कह रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका क्या है? बेस है। जब एसिड की बेस से अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा, यानी पानी मिलेगा। तो आप देखो यहां पर भी क्या हो रहा है? एक एसिड और एक बेस, सॉल्ट मिला और पानी मिला, तो ये क्या कहलाएगा? इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जहां एसिड की बेस से अभिक्रिया कराई जाती है और जो सॉल्ट मिलता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो यहां पर आपका सोडियम एसीटेट क्या है? एक उदासीन सॉल्ट है। तो यहां पर इसे कहेंगे कि रिएक्शन कैसी है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सर पढ़ तो सही रहा हो, कहना क्या चाहते हो? पढ़ तो सही रहा हूं या पढ़ा तो सही रहा हूं? पहले तो सही बात बताओ पहले। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कहता है कि रक्तचाप मापना है। अब रक्तचाप क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मीजर करने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? आपके सामने 4 यंत्रों के नाम दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को मीजर करने के लिए हमारे पास में इन चारों में से क्या होना चाहिए। तो आप कभी डॉक्टर को दिखाने गए होंगे, कोई हल्की फुल्की बीमारी हो जाती है, जाने के बाद में वो क्या करता है? जाने के बाद में यहाँ पर आपके एक पट्टी बांधता है, और पट्टी बांधने के बाद में वो वहां पर इसको प्रेस करता है इस तरीके से। आप देखेंगे एक मशीन को प्रेस करता है, और प्रेस करने के बाद उसमें कुछ पारा टाइप का होता है, वो ऊपर बढ़ रहा होता है। इसी को क्या कहा जाता है? यही ब्लड प्रेशर को मीजर करता है। वो मशीन आपको इस तरीके की दिखती होगी। ठीक है, ये वाली पट्टी बांधी जाती है और इसको प्रेस किया जाता है। तो ये इस मशीन को कहा क्या जाता है? तो याद रखना, इसे स्फिग्नो मैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्नो मैनोमीटर कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त दाब मापी।
यानी ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, पढ़ा सही रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो आप रोजाना मेरे साथ में इसी तरह से क्लासेस में जुड़ सकते हैं। और अच्छी बात है, अगर ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपकी जो ग्रुप डी की तैयारी है, अगर आप रोजाना मेरे साथ में पीवाईक्यूज को पढ़ते रहोगे, तो आपकी ग्रुप डी की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 आपके सामने दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या जाना चाहिए कि यहां पे जो प्रोकैरियोटिक है ये क्या है। तो आपको एक बात माननी चाहिए कि सेल जो होती है ना, हमारी सेल जो होती हैं, जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, ये कोशिका के दो टाइप होते हैं। एक टाइप है जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। और जब आप इन दोनों को देखोगे तो ये सेल हैं, ये कोशिका हैं। और यहां पर जो कोशिका मिलेगी वो कैसी होगी? ये डेवलप नहीं होगी। ये कोशिका कैसी होगी? ये डेवलप नहीं होती है। और ये वाली जो कोशिका होती है ना, ये बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है, वेल डेवलप्ड होती है। अब आप खुद सोचो, हमारे पास में कौन सी कोशिका होगी? ये वाली कि ये वाली जो डेवलप नहीं है वो, या जो बहुत अच्छे से डेवलप है वो? तो आप याद रखना कि हम लोगों के पास में कौन सी होगी? यूकैरियोटिक होगी। एनिमल के पास में वेल डेवलप्ड होती है, जबकि ये वाली जो कोशिका होगी बैक्टीरिया के पास में होती है। ठीक है, अब कह रहे हो कि ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपके पास में यहां पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं सेल के अंदर। और ये राइबोसोम्स क्या करता है? सर तुम्हारा कोई ऐप है ऑनलाइन? हाँ जी भाई, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस। और इस ऐप पर आपकी क्लासेस स्टार्ट की गई हैं साइंस की। और ये साइंस की क्लासेस रोजाना चल रही हैं, मंडे से फ्राइडे में। और बैच हाल ही स्टार्ट हुआ है। और आप समझ लीजिए कि अभी तक डेमो क्लासेस थी, आज से हमने लाइव क्लासेस देना स्टार्ट की हैं। अगर आपने वो बैच नहीं खरीदा है तो आप उस बैच को खरीद सकते हैं। केवल 99 रुपए में आपको ये बैच मिलने वाला है। तो आप केवल 99 रुपए खर्च करेंगे और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, पूनम है, जिया, और इसके अलावा जीसान, एएसपी, सभी का गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए नमस्ते सबको। अब बात करते हैं आगे। अगर आपने कोई हमारा बैच लेना है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। और इसकी लिंक मैं अभी प्रोवाइड करा देता हूं। यहां पर आपको अभी इसी चैट में आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके बाद में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहां पे मैंने बोला राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करता है? ये राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। और प्रोटीन फैक्ट्री कहलाएगा तो इसका मतलब क्या है? ये क्या बनाता होगा? प्रोटीन बनाता होगा। आपसे बोला जाए कि हमारे पास में जो प्रोकैरियोटिक है, इसके पास में जो सेल होती है या राइबोसोम्स होता है, वो कैसा होता है? ये 70s टाइप का होता है और ये 80s टाइप का होता है। हमसे पूछा गया है प्रोकैरियोटिक का, तो प्रोकैरियोटिक होता है 70s टाइप का। और एस टाइप का है तो इसका मतलब है कि ये दो कोशिकाओं से बना होता है, दो राइबोसोम से बना होता है। एक होता है आपका 50 का और एक होता है आपका 30 का। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो 70s की संरचना है वो कहाँ पर, यानी किस राइबोसोम से बनी होती है? तो ये दो राइबोसोम से मिलकर बनी होती है, 50 और 30 वाले से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा कि 50 और 30 तो 80 होते हैं। तो भाई 50 30 80 ही होते हैं, लेकिन इसे जब घुमाया जाता है तब इसकी जो संरचना बनती है वो 70s टाइप की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्या कहता है 5? 5 बात कर रहा है जाइलम की। हाँ बिल्कुल, सी आंसर होगा पूनम। जाइलम की बात कर रहा है। जाइलम क्या है? तो आपको पता है कि पौधे के अंदर कुछ पाइपलाइंस होती हैं। पाइपलाइंस क्यों होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर भी तो पाइपलाइंस हैं, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई ब्लड को लेके जा रहा है, कोई खाने को लेके जाता है, किसी पाइप की वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो ये क्या पाइपलाइंस ही तो है। ऐसी ही पाइपलाइंस आपको कहाँ मिलने वाली हैं? पेड़ के अंदर मिलने वाली है। अब पेड़ के अंदर एक पाइपलाइन है जिसका नाम क्या है? जाइलम है। क्या नाम है? जाइलम है। और ये जो जाइलम है ये करता क्या है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
कि यहाँ पे कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे जाइलम जो क्या कर रहा है, जल का परिवहन करता है। क्या कर रहा है भाई, जल का परिवहन करता है, यानी जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जल का ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहा है, तो यहां पर इसके भी तो टाइप होते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं, सर बताइए। तो सबसे पहले मैं बताऊं, एक टाइप होता है जिसे कहते हैं ट्रैकिड्स। ठीक है, एक टाइप क्या होता है जिसे हम ट्रैकिड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, उसे हम कहते हैं बेसल्स। एक होता है ट्रैकिड, दूसरा होता है आपका बेसल्स। तीसरा जो टाइप होता है उसे कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या इसके अलावा भी, हाँ भाई, एक और पार्ट होता है, यानी 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका जाइलम फाइबर। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं जाइलम के पास में। तो क्या चारों पार्ट ही पानी को लेके जाते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। यहां पे 2 पार्ट ऐसे हैं जो पानी को लेके जा रहे हैं, और 2 पार्ट जो हैं वो जो स्ट्रक्चर और सपोर्ट देते हैं। ठीक है, पाइप लगा दिया, अब पाइप को स्ट्रक्चर भी तो देना होता है, पाइप को सहारा भी तो देना होता है। वो कैसे मिलता है, तो मैं यही बता रहा हूं कि यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर जो ऐसी चीजें हैं जो जाइलम को सहारा देती है, जाइलम को एनर्जी देती है, जाइलम को स्ट्रक्चर देती है, लेकिन जल का परिवहन नहीं कराती, यानी पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचाती है। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि कौन परिवहन करता है, तो याद रखना परिवहन में आपके ये दोनों शामिल होते हैं जिनका नाम है ट्रैकिड्स और बेसल्स, यानी बहिनिकाएं और वाहिकाएं। यहां पर क्या है कि इन दोनों में एक तो होती है लंबी नुकीली, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पानी पहुंचाने का काम ट्रैकिड्स का और बेसल्स का होता है, ट्रैकिड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी है जो मृत कोशिका से बनी है, यानी आपसे मृत कोशिका का नाम लिया है, तो मृत कौन है इनमें, बेसल्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग सी के साथ हैं वो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबी नुकीली सेल होती है जो जल संबंध में महत्वपूर्ण होती है, वो ट्रैकिड्स होती है, और लंबी खोखली नली होती है वो जो होती है वो बेसल्स होती है और मृत कोशिकाओं से बनी होती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था। बाकी 2 पार्ट जो आपको दिख रहे हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन जल परिवहन नहीं कराते। होते ना कि भाई 4 भाई हैं, 2 भाई तो ऐसे हैं काम करते करते रहते हैं, 2 भाई ऐसे होते हैं कि ठीक है तू कर मैं हूं, ये कहते हैं ना तू कर मैं हूं। तो ये जो तू कर मैं हूं ना वो ये 2 हैं, और जो काम कर रहे हैं वो ये 2 हैं। ठीक है, चलिए, आया समझ। इसी के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 अगर आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो ना, समझ में आ चुका है तो लाइक कर दो। और इसी के साथ में यहाँ भी आया, हमको थम्स अप दिखा दो कि लगे कि हाँ हमसे जो पढ़ने वाले हैं इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको दिखा दिया कि जाइलम ये है जो कि क्या करता है, एक ऐसा है जो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है, लेकिन वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब कि ये जड़ से केवल ऊपर की तरफ में जाएगा, यानी पत्तियों तक। लेकिन अगर पत्ती के पास पानी है तो पत्ती को जल के पास में लेके नहीं आने वाला। ठीक, फ्लोएम क्या करता है, ये खाने को लेके जाता है। अब खाने को तो पत्तियों के पास में भी लेके जाना पड़ेगा, जड़ के पास में भी लेके जाना पड़ेगा, तने के पास में भी लेके जाना पड़ेगा। तो इसकी जो दिशा होती है ना वो दोनों साइड होती है, और इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो केवल वन साइडेड होती है। ये बात भी आप नोट कर लेना। बाकी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है 6? 6 कहता है कि हमारे पास में भारत में एक ऐसी जड़ी बूटी है जो केवल भारत में पाई जाती है और ब्लड प्रेशर के लिए काम आती है। तो दिमाग में आना चाहिए कि सर ब्लड प्रेशर को मीजर तो हम स्पिग्नोमैनोमीटर से करते हैं, अभी पढ़ा था। अब ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो भारत में पाई जाती है, केवल भारत में, और ब्लड प्रेशर में काम कर रही है? तो आज हमारा जो था वो ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है, लो होता है, तो उसके लिए हम उसकी दवाई भी बता रहे हैं, और किससे मीजर किया जाता है उसको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन है जो यहाँ पर भारत में पाया जाता है
और रक्तचाप के लिए उपचार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है सर्पगंधा, और सर्पगंधा रक्तचाप के उपचार के लिए उपयोगी होता है। बाकी आप देखोगे जामुन, तुलसी, कचनार ये आपको हर जगह मिलेंगे, केवल भारत में नहीं मिलते, ये आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन सर्पगंधा केवल आपको भारत में ही मिलेगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सारी चीजें आपको दी हैं कि सर्पगंधा के और कोई फायदे होते हैं भाई, रक्तचाप का तो पूछ लिया, क्या कोई और भी फायदे होते हैं, तो भाई होते हैं। अगर आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन जो कि ब्लड प्रेशर की बात आ रही है, अगर आपको नींद नहीं आती, जिन लोगों को नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी है, तो वो भी इस सर्पगंधा का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेंटली कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो आप वहां पर सर्पगंधा को खा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बुखार जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप सर्पगंधा का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म होता है, जो आपका मंथली आता है, अगर वो ज्यादा दर्द करता है, तो उसके दर्द को कम करने के लिए आप सर्पगंधा का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यूटेरस में प्रॉब्लम आती है, वो दर्द करता है, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। मान लो कोई सांप काट गया, भाई किसी के पास सांप होगा, किसी के पास नागिन होगी, कोई काट गया, तब भी ये सर्पगंधा ही काम आता है। तो इतनी सारी चीजों के लिए काम आता है, और ये केवल भारत में मिलता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे एक ऐसी जड़ी बूटी है जो भाई सांप के काटने का इलाज करती है। भाई सांप के काटने का, नागिन का नहीं, सांप का। सांप वही मेल वाला सांप, नागिन का नहीं काट रहे, नागिन को नहीं बचा सकता ये। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 कहता है कि जल की कठोरता, भाई जल भी हमारा एक होता है कठोर जल होता है। कठोर जल वो होगा जिसका दिल टूट गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए उसकी कठोरता को दूर करना है, तो ऐसा क्या उपयोग किया जाए कि उसकी कठोरता दूर हो जाए। अब आपके माइंड में होगा कि जल की कठोरता का मतलब क्या है, दिमाग में आ रहा होगा जल की कठोरता का मतलब क्या है। तो मैं यही बता देता हूं कि अगर हम जल में क्या डाल दें, कैल्शियम, यानी जल में कैल्शियम की मात्रा मिले, क्या मिलने लग जाए, जल में कैल्शियम की मात्रा मिल जाए, या फिर हमें मैग्नीशियम, या फिर दोनों, इन दोनों की मात्रा घुल जाए, तो क्या होगा, जल कठोर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम कहेंगे कि जल के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या हो, घुले हुए पाया जाए, तो हम कह सकते हैं कि जल जो है वो कठोर हो जाएगा। अब इस कठोरता को दूर भी तो किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा, तो हम इस कठोरता को दूर करने के लिए इन चारों में से किसका यूज करें, तो याद रखना हम धावन सोडा का यूज करें। तो धावन सोडा का यूज करने से हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। दिमाग में आना चाहिए कि चल सर सर ठीक है, धावन सोडा लिखा आ गया है, अगर धावन सोडा ना लिखा आया, क्या उसका कोई दूसरा नाम होता है, बिल्कुल होता है। इसका कोई दूसरा नाम भी है, वो है सोडियम कार्बोनेट। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए धावन सोडा का दूसरा नाम क्या है, या फिर धावन सोडा की जगह पे सोडियम कार्बोनेट दिया हो, तब आप इसका आंसर ये लगा सकते हैं। अब दिमाग में आ गया हो कि सर सोडियम कार्बोनेट भी ना दिया हो, धावन सोडा भी ना दिया हो, हमें फॉर्मूला दिया हो, तब क्या करेंगे, तो भाई फॉर्मूला भी याद कर लो कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, या फिर हम 10H2O, ये दोनों ये टाइप से लिखा होता है। अगर आपके साथ में 10H2O नहीं लिखा हुआ है, तब भी उसका फॉर्मूला Na2CO3 है, वो भी सही होगा। तो आप दोनों चीजें याद कर लो कि मान लो Na2CO3 और 10H2O आ गया, फिर आप कहोगे यार 10H2O जुड़ा है, Na2CO3 तो सही होता, लेकिन दोनों ही कंडीशन है। अगर Na2CO3 है तब भी सही है, और उसके साथ में 10H2O जुड़ के आया है तब भी सही है। तो जल की कठोरता के लिए हम इसका यूज करते हैं। और त्रिषा शर्मा ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। और त्रिषा शर्मा के अलावा किसी का आंसर नहीं आया, इसका मतलब है कि कोई अच्छे से पढ़ नहीं रहा क्या, क्यों, क्या किसी का बात करने वाला इंसान नहीं आया क्या, पढ़ लो भाई पढ़ लो, आज मौका है, कल फिर आपको फिर कहोगे कि हमें मौका मिलता तो हम चौका मार देते। तो भाई हर मौके पे चौका नहीं मारा जा सकता, लेकिन किसी ना किसी मौके पे चौका मारा जा सकता है। अगर ऐसा ही होता तो हर बॉल पे चौका पड़ता। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ आज पढ़ लो, ऐसा मौका शायद ना मिले दोबारा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इससे आप सभी ग्रसित होंगे। ग्रसित का मतलब कोई बीमारी नहीं है, ग्रसित का मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि सब छोटे से बड़े हुए होंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका यौवन आरंभ होता है, प्योबर्टी वाली एज आती है, तब आपकी आवाज बदल जाती है।
और मैं कहता हूं आवाज ही नहीं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, बॉडी के कुछ अंग भी बड़े हो जाते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, और उसी को कहते हैं कि यौवन आरंभ स्टार्ट हो गया है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक। लेकिन आवाज का बदलना भी होता है। आवाज कभी आप देखते होगे कि हमारी आवाज कभी मासूमियत वाली आवाज हुआ करती थी, और आज हमारी आवाज में ऐसा लगता है भारीपन सा। मेरी आवाज अगर आप सुन रहे होगे तो आपको लगता होगा कितना भारीपन सा आवाज है। ठीक है। और ये कभी मासूम सी आवाज हुआ करती थी। ठीक है, वो अलग बात है कि मैं आज भी मासूम हूँ, आवाज थोड़ी सी भारी हो गई है। आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो आवाज जो बदल रही है वो किस कारण हो रही है। अब सिगरेट पीने के कारण, अब जरूरी तो है नहीं कि हर कोई सिगरेट ही पीता हो, बहुत से ऐसे हैं जो सिगरेट नहीं पीते तो भी आवाज चेंज हो जाती है। कहता है कि भाई पेशी विकास, तो पेशी विकास तो मांसपेशियों में हमारे अंदर बहुत सारे विकास होते ही हैं। अब फेफड़ों से आवाज का क्या मतलब है। फेफड़े तो हम यहाँ पे सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए कर रहे हैं। फिर अब बचता है स्वर का यंत्र, जिसे हम लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। जो लैरिंग्स होता है ना, ये भी डेवलप होता है, और लैरिंग्स के डेवलप होने से हमारी वॉइस में चेंज आता है, और लैरिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। और इस वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कोड्स पाए जाते हैं, जिनमें वाइब्रेशंस होते हैं, और उस वाइब्रेशंस की वजह से आवाज आती है। ज्यादा वाइब्रेशंस आवाज पतली, कम वाइब्रेशन आवाज भारी। तो हमारी में वाइब्रेशन ज्यादा है कि कम है, हमारी पिच बदल जाती है जब वॉइस बॉक्स में क्या होता है, बदलाव आता है। लड़के की आवाज भारी होने लगती है, लड़की की आवाज जो होती है वो और पतली हो जाती है। देखते ना, पतली लड़कियों की आवाज पतली होती है कि नहीं होती। कहीं हो, कब कहोगे किसी और किसी की नहीं होती, वो अलग बात है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज पतली नहीं है, एक आवाज में सामने वाले को दबा देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, वास्तव में लड़कों की आवाज जो है वो भारी होती है। हमने आंसर किया था, कहाँ किया था, आंसर तो बताओ। डी आंसर आया है, उसके बाद में किसी का आंसर नहीं आया है। मेरा आंसर शो नहीं हो रहा, किसने कहा। तुम्हारा आंसर अगर शो नहीं हो रहा तो तुम्हारे ये जो वर्ड है वो मैं कैसे शो कर पा रहा हूँ। इतनी इसी बात है यार, कैसी बातें करते हो यार एएसपी। तुम तो यार पढ़ने वाले लड़के थे, कैसे चेंज हो गए। आवाज चेंज करने की बात हो रही है, इंसान चेंज करने की बात नहीं हो रही। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, लो ये भी दिखा दिया कि लैरिंग्स जो होता है वो गले का पार्ट है, यानी गले के में आप जैसे आप अंदर की तरफ यहाँ पे देखोगे तो वहां पे इस टाइप का ये व्यू दिखेगा। यहाँ पर इसके अंदर ना वोकल कोड्स पाए जाते हैं जो कि आपको इस तरीके के दिखते हैं। इनमें ना वाइब्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से आवाज आती है। चलिए आगे, बाकी का मैं बता दूं। आवाज नीचे, आवाज बदल के अब बात आती है कि हम यहाँ पे जो क्लासेस है, हमारे एक बैच है जिसका नाम है साइंस स्पेशल बैच, जो कि 99 रुपए का आया है। और इस साइंस स्पेशल बैच में हम लोग आप लोगों के लिए एक बैच अच्छा लेके आए हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने वाले हैं। इसको पढ़ाने वाला हूं मैं, और ये आज से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो भाई क्लासेस आप वैसे डेमो में देख सकते हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बाकी क्लासेस के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो इस ये बैच आपको दिख जाएगा। बैच को क्या करना है, खरीदना है केवल 99 रुपए में। ठीक है। तो भाई किसी की क्रीम भी नहीं आती 99 में, हम आपको पूरा निखार रहे हैं 99 रुपए में। ठीक है, तो ले लो जल्दी से। क्या, मेरा नेटवर्क इश्यू है, दूसरी आईडी से है भाई। आईडी वाईडी का पता नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया गया, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन सबके यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, तभी मैं आपके आंसर दे पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसी सीधे धारावाही चालक की बात है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कोई चालक है, उसको हमने कहाँ रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। इसके बाद में जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो भाई हमसे ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई चालक है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। मैं यहाँ पे आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र दिखाता हूँ कि ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये बना दिया मैंने चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, एक वायर रखा है जो कि चालक के रूप में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये मैंने रेड कलर से रख दिया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ये जो है इसमें करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं हम। प्रवाहित धारा की दिशा कैसे पता करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करेंगे, वो तो हम लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से पता करते हैं। लेकिन अगर कोण पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो यही पूछा गया है कि अगर कोण का पता करना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में बी आई एल साइन थीटा।
ठीक है, बी आई एल साइन थीटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, आई क्या है, करंट है, एल क्या है, कंडक्टर की अब लंबाई भी तो होगी इस वायर की, ऐसी थोड़ा ना बिना लंबाई का तो होगा नहीं, लंबाई भी होगी। थीटा क्या है कि हमने जो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण बनेगा, ये वो बताता है। अब ये बताओ साइन थीटा का अधिकतम मान कितने कोण पर होता है, फिर दिमाग में लाओ। साइन थीटा का अधिकतम मान तो सर एक होता है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। एक जो होता है वो साइन थीटा का सब साइन में सबसे ज्यादा मान होता है। तो ये थीटा जो है यहाँ पे कितना होता होगा, तो एक मान कब होता होगा, जब साइन की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 90 डिग्री रखी जाए, तो साइन 90 का मान क्या होता है, एक होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। अगर ये सबसे ज्यादा है तो आप एक का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, तो इसका मतलब क्या है, आंसर भी क्या आएगा, सबसे ज्यादा बल का अनुभव होगा। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही पूछा गया था भाई। साइन में आप देखो, साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो फिर बल क्या होगा, बल पूरा 0 हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये तो एक से कम है। √3/2 होता है 4, तो ये क्या है, सब एक से कम है। तो साइन 90 का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो मैक्सिमम होता है, जो कि एक होता है। एक जो है अगर रखेंगे तो 90 आ ही जाएगा, तो 90 डिग्री पर ही तो ना एक आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा, जो धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में सबसे ज्यादा बल का अनुभव कराएगा। हाँ जी बिल्कुल, एएसपी, त्रिषा शर्मा और पूनम, तीनों का आंसर बेस्ट है, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो आप लोग। अब बात करते हैं हमारे सामने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है। पूछ रहा है, बोमेन संपुट हिंदी में कहते हैं और इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। भाई वो वुमेन कैप्सूल मत समझ लेना कि औरतों में कोई कैप्सूल होता है, वो अलग चीज है। ये कह रहा है वुमेन कैप्सूल, ठीक है, स्पेलिंग का मिस्टेक है, स्पेलिंग समझ लेना। ये वुमेन की स्पेलिंग अलग होती है और ये वुमेन कैप्सूल अलग होता है, इसमें बेचारा मैन जुड़ा हुआ है ठीक है। तो वुमेन कैप्सूल किस में पाया जाता है, तो याद रखना कि जो वुमेन कैप्सूल जो होते हैं ना, ये किडनी में पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं। और इसमें कई सारे क्या होते हैं, इसके अंदर कैप्सूल्स के अंदर कई सारे नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन करते क्या हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। किडनी करती क्या है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में वुमेन कैप्सूल कहाँ होता है, वो किडनी में होता है, यानी वृक्क में होता है, ऑप्शन नंबर बी। त्रिषा शर्मा का आंसर, एएसपी का आंसर सही है, बी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि वुमेन कैप्सूल जो होता है वो किडनी में होता है। इसके अंदर कई नेफ्रॉन पाए जाते हैं और जो कि ब्लड को फिल्टर करने के काम आते हैं, और इसी के माध्यम से हम यूरिन को अलग करते हैं और फिर यूरिन को ब्लैडर में जमा करके कुछ देर बाद 300-400 ml के बराबर हो जाए तो उसको बाहर भी करते हैं। सबको आता है, ये अकेले का थोड़ी है, सबको ही आता है। ये मत कहना कि सर मुझे नहीं आता, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हमारी क्या, ये किडनी है। और इस किडनी के अंदर आप देख पा रहे हो बोमेन कैप्सूल आपको दिख रहे होंगे। और इस कैप्सूल्स के अंदर आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, तो जो कि फिल्टर करने में काम आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर अलग, अगला 11 नंबर। क्या कहता है भाई 11 नंबर, पढ़ो समझो आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कहता है, कहता है भाई एल लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, और तार का प्रतिरोध है 1 ओम, ठीक है। मान लीजिए कि एक जो है ये वायर था मेरे पास में, इसकी कुछ लंबाई है, क्या दे रखी है, एल लंबाई दे रखी है। इसकी कुछ मोटाई है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो हाँ जी होगा, वो ए क्षेत्रफल है। इसका जो आपका रो आर दो दे रखा है, यानी रेजिस्टेंस दो रखा है, वो कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। पूछा गया है क्या कि समान पदार्थ से निर्मित, अगर मान लीजिए जिस पदार्थ का ये मान लो कॉपर का है, तो मान लो कॉपर का ही एक और ले लो, अब उसकी लंबाई बढ़ा दी, चलो ठीक है, इसकी भी बात कर लेते हैं कि इसने क्या कर दिया, लंबाई बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 4 गुनी कर दी, तो जितना वो है ना उसका 4 गुना कर दिया, तो लंबाई हो गई हमारे पास में कितनी, 4L कर दी। चलो और क्या करें, क्षेत्रफल जो होता है ना वो 5A कर दिया, लो मैंने ज्यादा पतला कर दिया, इसको मोटा कर दो, क्योंकि भाई लंबाई ज्यादा कर दी है, क्षेत्रफल ज्यादा कर दिया है, तो ये लो बना दिया मैंने बड़ा बड़ा सा खूब, ठीक है। लंबाई कितनी, 4 गुनी, तो 4L। क्षेत्रफल कितना, ए था, तो अब ये 5A है।
तो रेजिस्टेंस इसका अलग था, इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग आएगा। तो चेक करते हैं क्या आना चाहिए। हमारे पास में रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है ये भी पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है R बराबर रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि रो एल अपॉन ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, या फिर मैं इसको लेके ही चलता हूं, ठीक है चलो, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, बाकी इसको देखते हैं। हम दूसरे वाले को देखेंगे तो आर डैश की जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा रो एल की जगह पर क्या कर दिया है, लंबाई को 4 गुना कर दिया है, क्षेत्रफल कितना कर दिया है, 5 गुना कर दिया है। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यही फॉर्मूले का मैंने यहां यूज किया, लंबाई 4 गुनी कर दी और क्षेत्रफल 5 गुना कर दिया। अब क्या करूं मैं, तो यहां पे इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्या क्या 4/5 को तो मैं अलग कर दूं और रो एल अपॉन ए को मैंने अलग कर दिया। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, भाई लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे को रो एल अपॉन ए की वैल्यू पता है। क्या पता है कि इसकी वैल्यू यहां पे मैं आर लेके चलता हूं, क्या आर डैश बराबर 4/5 आर हो जाएगा, क्योंकि रो एल अपॉन ए जो वैल्यू है वो किसकी है, आर की वैल्यू है। अब आप बताओ आर कितना दे रखा है, सर आर तो 1 दे रखा है। अगर आर की वैल्यू 1 दे रखी है तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई काट दो, कैसे काटोगे, इसको काटना है, 5 को काटो 4 से, तो यहां पे काटेंगे कि कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0.8 आएगा और ये हो जाएगा ओम। तो जो नए तार का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 0.8। और त्रिषा शर्मा का आंसर बहुत ही अच्छा आंसर है। और इसके अलावा पूनम का आंसर कोई आंसर नहीं आया है, एएसपी का आंसर सी आया है जो कि गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि मैंने इस तार की वायर की रजिस्टिविटी यहां पे देखी, तो आपका वायर जो है रजिस्टिविटी तो वही रहने वाली है, लेकिन जो वायर है ना इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा लंबाई के साथ में। तो लंबाई बढ़ी तो रेजिस्टेंस के लिए मैंने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया, लगाया तो रो एल अपॉन ए का जो फॉर्मूला है वो आर का होता है और आर की वैल्यू 1 है, वही रख दी, आंसर आ गया। चले आगे, अगले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या कहता है 12, कहता है कि जो पुष्प होते हैं ना, फूल होते हैं ना, जिनको आप तोड़ के किसी और को दे देते हो, फिर कहते हो कि तुम हमारे फूल हो, लेकिन दूसरा फूल तोड़ के दूसरे फूल को दिया जा रहा है, और वास्तव में ये सारी चीज़ें करने वाला भी इंसान फूल ही होता है। लेकिन उस चीज़ की बात नहीं करते हम, फूल दूसरे जो रियल फूल है उसकी बात करते हैं, पुष्प की बात करते हैं। इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। अब वही फूल है ना, कभी फल बनता है, तो वही पूछा जा रहा है कौन सा भाग है जो फल बन जाता है। क्या ऑप्शन है हमारे पास में, पिस्टिल, ओव्यूल, पीटल और ओवेरी, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्प होता है भाई, फ्लावर होता है, इस फ्लावर के पास में एक होता है स्त्री केसर, जो कि आपको आंसर में दे रखा है, ठीक है, लेकिन आंसर ये है या नहीं है ये मैंने नहीं बताया। एक होता है आपका अंडाशय, ये भी बात सही है। इसके अलावा भी कुछ होता है, हाँ जी, एक होता है बीजांड, एक होती है पंखुड़ी जो कि आप तोड़ते हो कभी कभी, ठीक है। पंखुड़ी के बाद में अगला जो होता है वो होता है पुंकेसर। इसमें दो भाई एक ऐसे हैं, ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, परागण होता है। परागण के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। लेकिन बीज का निर्माण होगा कहाँ पे, तो भाई बीज का निर्माण होगा अंडाशय में। तो यहाँ पे क्या होगा, बीज का निर्माण होगा, और जैसे ही अंडाशय में होगा वही धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, फल के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है जी। आज तक किसी ने फूल ना दिया, बस फूल बनाया है। फूल दिया ना हो लेकिन हाँ कुछ तो बनाया है ना, देने से अच्छा है बना दो, और वो बन ही रहे हो। चलो, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के दी हैं कि कौन सा पार्ट है, वो अंडाशय वाला जो बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यही है ओवेरी, और ये ओवेरी ही धीरे 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 विकसित करके क्या बना देती है, फल के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 13।
अब ये 13 क्या कहता है, माइंड लगाओ, थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करो। हाँ जी पूनम, डी आंसर बिल्कुल सही है। आशीष कुमार आ चुके हैं, स्वागत है भाई आशीष कुमार। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर देना है। देखो बोला गया है कि हमारे पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। कैसा होता है अवतल दर्पण, ऐसा होता है। मैं कैसे मान लूं सर ये अवतल दर्पण है, तो भाई इस पे पॉलिश तो करने दो। तो पॉलिश कर दी, कहाँ कर दी है, पीछे वाले भाग पे कर दी, जो कि आपका बाहरी वाला पार्ट है। अब जैसे ही मैंने इस पे पॉलिश की तो ये मिरर का काम करने लग गया। और मिरर का काम जैसे ही इसने करना स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे इमेज बनाना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक फोकस होता है और एक सी होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब बात करते हैं कि जब वस्तु जो है यहां पर देखो, अब वस्तु जब अनंत पे आएगी, यानी किसी मान लो वस्तु अनंत पे रखी है, और जब वस्तु अनंत से आएगी तो वो इमेज बनाएगा कहां पे, फोकस पर। ठीक है, और जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी वैसे वैसे दूरी जो इमेज है ना वो बड़ी होती जाएगी और दूर होती जाएगी। ये बात समझ में आई। हमसे क्या बोला जा रहा है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है तो क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि इमेज यहां पे कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। वास्तविक प्रतिबिंब कैसी इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है। बस यही पूछा गया है। तो अब बताओ, फोकस और ध्रुव के मध्य, तो ये पोल होता है, ये फोकस होता है। मैंने बोला कि हमारी 5 कंडीशंस होती हैं जिनमें वास्तविक बनता है। पहले अनंत पे रखा, फिर अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में वस्तु को रखा, फिर फोकस पे रखा। ये तो कंडीशन हो रही है ना, ये वाली कंडीशन, इन कंडीशंस पे वास्तविक बनता है। अब जो लास्ट कंडीशन है फोकस और पोल के बीच, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मिरर के पीछे बनता है। और जो मिरर के पीछे बनता है ना, यही है आभासी प्रतिबिंब। ये वास्तविक नहीं होता, ये कैसा होता है, आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये आपका पहला वाला हो जाएगा गलत। सेकंड कहता है अनंत पे रखा गया है, सही है। वस्तु को फोकस पे रख लो तब भी हमारा क्या बनेगा, सही बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। सेकंड और थर्ड हमारा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है सर, इस बात का तो दुख है जीवन में। तो भाई दुख, जीवन ही दुख है। जीना है तो दुखी रहना है। खुश कौन होता है जीने से। देखो एक बात याद रखना कि शुरुआत से लेकर एंड तक जीवन जो है वो दुखी जीवन होता है। बस इसमें खुशियां ढूंढनी होती हैं। खुशियां हो गई होती हैं, उनको ढूंढना होता है कि भाई आज इसके साथ मिल लिए तो खुश हो गए, दूसरे से मिल लिए इससे खुश हो गए, बाकी किसी से नहीं मिल रहे तो दुखी बैठे। तो दुख के बीच में थोड़ी सी खुशी को पाने के लिए हमें जीना पड़ता है पूरा इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। जब किसी तांबे के तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एक तांबे का तार है। तांबे का तार मैंने बना दिया, ये लग रहा है तांबे का तार, नहीं लग रहा है लेकिन मान लो तांबे का तार ही है। अब इस तांबे के तार में क्या करंट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक बैटरी ना जोड़ दी जाए। तो हमने बैटरी जोड़ी है, और जोड़ने के बाद में इसमें विभवांतर जो है वो कितना है, 5 वोल्ट की बैटरी है। क्या है, हमारी जो बैटरी है वो कितनी है, 5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहां पे सिरों पे विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट। तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें पता क्या करना है, इस तार के पास में जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उसका पता करना है। तुम्हारी खुशी तो दूर रहे भाई, मैं इसमें जो तुम्हारी खुशी है उसको पास लाने की मैं कोशिश कर ना सकता। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इस पे फोकस करो। बी जो दिया है, आई दिया है, आर निकालना है। ओम का नियम लगा दो, सबको पता है, इतने दिन से कर रहे हो। बी बराबर आई आर होता है कि नहीं होता है। बी कितना है, 5 है। आई कितना है, 0.5 है। आर क्या है, पता करना है। अब मान लो यहाँ पे 5 को करोगे तो ये हो जाएगा 10, 5 से इसको काटोगे ये हो जाएगा 2, 2 से 5 का मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 10। तो ओम कितना आ गया, आर बराबर 10 ओम आ गया। यही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गया आंसर कि नहीं आ गया, दिमाग में आ रहा हो कैसे आ गया, सीधी बात है। आई दे रखा है, हाँ जी। बी दे रखा है, बिल्कुल। क्या निकालना है, आर निकालना है। ओम का नियम पता है क्या होता है, बी बराबर आई आर।
बी पता है, आई पता है, आर पता चल जाएगा। दो चीज पता हो तीन में से तो पता चल जाएगा ना तीसरे का। हाँ जी डी है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हमारे पास में अब दो प्रतिरोध दे रखे हैं, ठीक है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, 20 का है 30 का है। किस में जोड़े गए हैं, सबसे बेस्ट जो चीज दी गई है वो है समानांतर क्रम। अब समानांतर क्रम कैसा होगा, तो मैंने लिए ये दो तार, एक ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये लो बना दिया मैंने समांतर क्रम, और कोई ना कोई बैटरी जुड़ी होगी, ये बन गया, लो बना दिया। ए दे रखा है कितना, 20 ओम दे रखा है, बी कितना दे रखा है भाई, 30 ओम दे रखा है, बैटरी कितनी है, 3 वोल्ट की है। ये सारी चीजें पता चल गई। धारा पता करनी है, आई पता करना है, तो सबसे पहले याद रखना कि बी बराबर होता है आई आर। पता है कि नहीं होता, बी बराबर आई आर, फिर लगाना है इसमें, लेकिन मुझे आर पता है। फिर कहोगे सर आर तो मेरे पास में दो दो हैं, कोई सा भी लगा दो। भाई पहले हम इक्विवेलेंट निकाल लें, कैसे, जब भी कोई भी समानांतर क्रम हो तो वहां पे आर को निकालने का तरीका होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 से वो काटेंगे, ये 3 आएगा, ये हो जाएगा 2, कितना आया 5/60 आया। और 5/60 कितना होता है, तो जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/12। कितना निकल के आया, 1/12। क्या ये आर की वैल्यू है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो 1/r की वैल्यू है। हमें क्या पता करना है, आर की वैल्यू पता करनी है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 ओम हो जाएगी। पता चल गया आर, बस वैल्यू पुट कर दो। बी पता है, हाँ जी पता है, कितना है 3 है। आई पता है, नहीं पता। आर पता है, निकाला है भैया अभी तुरंत ही, तो कितना है 12 है। 3 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 4। अब इसको इधर लेके जाओगे तो आई बराबर जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। लेकिन 1/4 तो यहाँ दिया ही नहीं है, फिर क्या करोगे, तो 4 को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.25 ओम। यही है आई की वैल्यू। जो क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 15 का डी नहीं है भाई, डी आंसर नहीं होगा भाई, एसपी गलत है। त्रिषा का आंसर सही है, ए आंसर। भाई कुछ दिन से त्रिषा आ रही है, 2-4 दिन से आंसर सही जा रहे हैं, एएसपी तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, आंसर गलत कैसे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। कहाँ ध्यान है। हाँ जी पूनम, ए आंसर होगा, समझ में आया। कुछ नहीं दिया था, समांतर क्रम था। अगर ये श्रेणी में होते तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते, श्रेणी में 20 और 30 50 हो जाता, लेकिन समानांतर क्रम में जोड़ा है तो इसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं 1/r प्लस 1/r2, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम लेके जो वैल्यू निकलती है ना, जो वैल्यू निकलती है वो 1/r की होती है। फिर हम r की वैल्यू निकालते हैं, तो r यहाँ से निकल गया, b बराबर आई आर लगा दिया, हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हो। 16 क्या कहता है, कोई वस्तु है एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। सबसे पहले अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण भैया यार पहले तो ये पता करो कैसा होता है। ऐसा होता है, कैसा, इन पे एक तरफ पॉलिश कर देते हैं जो बाहरी वाला पार्ट है, फिर ये कर दिया, ये क्या है, इसकी एक्सिस है। अब क्या करोगे, हमने वस्तु को कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो मान लो ये है 10 सेंटीमीटर की दूरी, लो बना दी। इसका प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सही बात है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इससे आगे बनेगा तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उल्टा क्यों बनाया है, क्योंकि अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस दूरी पता करनी है। अब आपसे मैं ये कहूं वस्तु की दूरी कितनी है, दिमाग में आएगा सर 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर। दिमाग लगा के अगर थोड़ा सा आंसर दो तो प्लस और माइनस भी तो बताना है। कैसे बताओगे, कि अगर दर्पण के लेफ्ट साइड में है कोई चीज तो वो माइनस में होगी, तो लो माइनस, दोनों ही माइनस है। क्या पता करना है, एफ पता करना है। फिर क्या करूं, फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला, तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/b होता है। अब क्या करना है, वैल्यू को रखना है। u की वैल्यू माइनस का 1/10 है, b की वैल्यू माइनस का 1/15 है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे इसको 3 आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 15 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो माइनस का 2 आएगा। ये तो माइनस का 5 हो गया, हाँ जी बिल्कुल, तो ये कितना हो गया, ये आया माइनस का 5/30। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5/6, ये 6 से कटेगा तो 1/f की वैल्यू जो आई वो आई माइनस का 1/6। पर ये वैल्यू तो 1/f की है,
हमें तो f की वैल्यू पता करनी है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगी। आंसर क्या है, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर होगा। और ए आंसर किसने दिया, एएसपी ने तो डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है। त्रिशा का आंसर आ चुका है ए, पूनम का आंसर आ चुका है ए, तो इसी के साथ में आंसर आ चुका है सबका ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और आपने क्लास देखी तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको ये क्लास पसंद आ रही है, तो क्लास को करना है क्या, लाइक। इसके अलावा शेयर, इसके अलावा अपने दोस्तों को बताओ कि भाई ये क्लास जो कि पीडीएफ यहाँ पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, और इस क्लास में हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं जो वास्तव में आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। और जहां जहां पे आपको एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, तो वो सारे एग्जाम, भले ही ये आपको ग्रुप डी का कराया जा रहा है, लेकिन यही क्वेश्चंस आपको अलग अलग एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो सारे एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। भाई एएसपी डरपोक क्यों, डरपोक है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसी के साथ में अगर आपने मेरी क्लास आज देख ली, पसंद आई है, तो पुरानी क्लास भी देखने को ढूंढोगे, तो मैं बता देता हूँ, प्लेलिस्ट पे जाके आप पुरानी क्लासेस दे सकते हैं, जो यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं, पूरी सीक्वेंस वाइज में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भाई दिमाग में आएगा कि सर पीडीएफ भी तो चाहिए हमें, अब क्या करें। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल आपका क्या है, हमारा यादविन स्मार्ट क्लासेस। सर्च करिए यादविन स्मार्ट क्लासेस, और वहां पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ, और उसके साथ में उस क्लास की लिंक भी, तो आप यहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि हम लोग लेके आए एक साइंस स्पेशल बैच, और इस साइंस स्पेशल बैच में हम आपको 99 रुपए में सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी चीजों में क्या, हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा रहे हैं, कितने रुपए में, 99 रुपए में। अगर आप डिवाइड करोगे तो एक सब्जेक्ट आपको 33 रुपए में मिल रहा है। आया समझ, 33 रुपए में। बेस्ट क्लास है, थैंक यू त्रिशा। फोकस ऑन टारगेट, बहुत जल्दी आ गए हो फोकस ऑन टारगेट कल की क्लास के लिए, क्योंकि आज की क्लास तो एंड हो चुकी है, अब कल क्लास होगी, तो आज आप जल्दी आ गए हो। गुड इवनिंग फिर भी, ठीक है। सर आपकी वीडियो साइंस की डेमो के लिए ऐप में, विवेक कुमार सहारनपुर यूपी 11। देखो डेमो जो क्लासेस हैं वो मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और डेमो के बाद में आप अगर एप्लीकेशन पे जाओगे, तो जब तक आप कोर्स खरीदोगे नहीं, तब तक आपको वो क्लासेस दिखाई नहीं देंगी। तो आपको 99 रुपए में ये कोर्स लेना होगा, तब आपको वो क्लासेस दी जाएंगी। बाकी अगर आपने डेमो क्लासेस देखनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डेमो क्लासेस का यहाँ पे पूरी साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन पर जाके क्लासेस को देख सकते हो। क्लास खत्म हो गई, अब आयो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना। बाकी मैं बता दूं कि हमने आज क्लास स्टार्ट की है, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन पे। और जो वो याद रखना कि ये सोमवार से शुक्रवार तक रहेंगी, शाम को 4 बजे आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन है यादविन स्मार्ट क्लासेस। तो जल्दी करिए, डाउनलोड करिए यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को, और वहां पे साइंस की क्लासेस को मेरे साथ में पढ़िए, जिसमें मैं आपको मोशन चैप्टर को कंप्लीट करा चुका हूं, क्योंकि मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है। और आज जो पढ़ाया था वो न्यूटन्स लॉ पढ़ाए थे, और वो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ में मैंने आपको समझाया है। तो जाकर आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। कब देख पाएंगे, जब आप इस कोर्स को खरीद लोगे। डेमो यूट्यूब पर है। मैंने बताया कि भाई इस बीट साइंस की डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। यूट्यूब पर आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। आपको ऐप पर डेमो क्लासेस नहीं दी जा रही हैं, ऐप पर आपको क्लासेस दी जा रही हैं, वो आप 99 रुपए में खरीदने के बाद ही देख पाओगे। लेकिन डेमो क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दी गई हैं। आप जाकर वीडियो सेक्शन में जा सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा सकते हो। आप देखोगे कि पहली, दूसरी, शायद तीसरी प्लेलिस्ट जो होगी, क्योंकि पहली प्लेलिस्ट मेरी साइंस की रहेगी जिसमें मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, इसके बाद वाली जो साइज जो रहेगी वो जीएस की होगी। उसकी तीसरी प्लेलिस्ट मैं बता देता हूँ, तीसरी ही प्लेलिस्ट होगी जिसमें मैंने साइंस के डेमो डाले हैं, ठीक है। तो वहां से जाके आप उन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस मैंने आप आज ली थी, और इसके अलावा हम रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराएंगे। यहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जा रही है, और आप देख सकते हैं कि कंटेंट कैसा है, और किस तरीके की हम पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, सभी जानते हैं। कंप्लीट थ्योरी हम कराएंगे ही, और अपडेटेड कंटेंट रहेगा। अपडेटेड का मतलब है कि आपको वही चीजें कराई जाएंगी जो आपके बुक में इस साल हैं।
अगर वो चैप्टर हटा दिए गए हैं तो उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज तो भाई हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं किया तो क्या मतलब है थ्योरी पढ़ने का। तो थ्योरी और कंसेप्ट के साथ में पीवाईक्यूज भी सीरीज हम करा ही रहे हैं, और टेस्ट सीरीज भी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हम देंगे, जिसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसी तरीके की क्लास के लिए आप मेरे साथ में रोजाना जुड़ सकते हैं शाम को 6 बजे, जिसमें मैं आपको साइंस की पीवाईक्यूज कराता हूँ, जो कि ग्रुप डी और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे कल। सर मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है, प्लीज़ रिप्लाई। सर मैथ की क्लासेस भी होंगी, थोड़ा सा दिक्कत चल रही है सर के साथ में। जैसे ही सर फ्री हो जाएंगे आपकी मैथ की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।